हम इसमें पर्सनालिटी पर बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल हो रहा है। इसे हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है। जो ये महत्वपूर्ण है, तो हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपका साथी रमाकांत शर्मा बना रहूँगा। तो आप निश्चित रूप से इस में जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे हम, और कुछ संक्षिप्त में व्यक्तित्व पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्तित्व शब्द, जैसा कि इंग्लिश में आ रहा है, यह लैटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से, लैटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से इसका जन्म हुआ है, ठीक है, जिसका तात्पर्य मुखौटा से माना जाता है, मुखौटा से माना जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? तो जो व्यक्तित्व है, इसमें हमें यह समझना है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य केवल मानसिक विकास नहीं है, कि यह कहीं ऐसा हो कि हम इसको कहीं मानसिक विकास मान लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाह्य स्वरूप हो, ऐसा नहीं है, बाह्य स्वरूप भी नहीं है, ठीक है, या शरीर सौष्ठव नहीं है, शरीर शारीरिक गठन जो है वो नहीं है, बल्कि हम व्यक्तित्व में जिन जिन चीज़ों को, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें हमारे सामने, हम केवल इनको नहीं देखते हैं। तो फिर हम व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों को देखते हैं? इसमें हम देखते हैं व्यक्तित्व में व्यक्ति के पूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व के पूर्ण व्यवहार का जो दर्पण है उसको देखते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, ठीक है, जिनके कारण, प्रतिक्रियाओं के कारण उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। इन सब चीज़ों को हम इसमें देखा करते हैं। तो व्यक्तित्व को हम मोटे रूप में यह समझ सकते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व का पृथक अस्तित्व ध्वनि के सदृश जो है, व्यक्तित्व का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व गतिपूर्ण है, इसकी गति समाज में ही है, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। व्यक्तित्व की रचना जो है, इसमें हम व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट जिनको कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियां, अर्जित व्यवहार, इसके अलावा इसमें होता है अर्जित व्यवहार, अर्जित व्यवहार होता है इसमें। अर्जित वह व्यवहार है जो कि हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तित्व का जो एनालिसिस है, विश्लेषण जो करते हैं, ठीक है, वह दूसरे व्यक्तित्व को समझने के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व को महत्व रूप में जब देखा जाता है, तो व्यक्तित्व में हमारा जो व्यवहार है वह सबसे प्रमुख माना गया है। अब इसमें यह आता है कि क्या व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव भी है?
प्रभाव है या नहीं, सबसे पहले ये देखना होगा। व्यक्तित्व जो है, इस पर वंशानुक्रम ही नहीं बल्कि इस पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव, इस पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव, विभिन्न प्रकार के प्रभाव, ठीक है, का फल है ये। शारीरिक आकृति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव, शारीरिक आकृति का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव, ठीक है। और इसके अलावा शारीरिक आकृति के अलावा हम वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वह भी इसमें शामिल करते हैं। इसमें वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वह भी हम शामिल करते हैं। मतलब हमारा जो वंश, हमारा जो कुल है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका प्रभाव हम पर क्या रहता है वह भी हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। बाकी और अन्य चर्चाएं हम अलग तरीके से करते रहेंगे। तो व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार मूलतः जो है अपन सुनते आए हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार माना गया है वह है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को माना गया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है उसकी खास बात यह है कि यह अपनी ओर केंद्रित होता है, अपनी ओर केंद्रित होता है ये अंतर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। निर्जनता प्रिय होता है, निर्जनता प्रिय, इसको जो है कोई और नहीं सुहाता। कर्तव्य परायण होता है, कर्तव्य परायण होता है, ये कर्तव्य परायण होता है। कर्तव्य परायण भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे डर होता है, कार्य शुरू करने से पहले, कार्य शुरू करने से पूर्व इसे डर होता है। कोई भी काम ये शुरू करेगा तो इसको एक हल्का सा डर रहेगा। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वह संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में नहीं रहता है। संसार को प्रसन्न करने का झंझट वह नहीं पालता है। संसार को प्रसन्न करने की चिंता संसार को नहीं होती है, अपने आप तक केंद्रित रहता है ये, ठीक है। यह हुआ अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब जो दूसरे प्रकार का व्यवहार अपने पास आ रहा है वह है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है कि बहिर्मुखी जो होता है वह जिसका मुख बाहर की ओर हो, जो बाहर की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहिर्मुखी सांसारिक बातों में अनुरक्त होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि बहिर्मुखी जो होता है वो सांसारिक बातों में अनुरक्त होता है। सांसारिक बातों में अनुरक्त का मतलब होता है कि ये एकदम बिजी रहता है इसमें, उसको बड़ा रस आता है इसमें। कर्तव्य की अवहेलना करना साधारण बात होती है, इसके लिए कर्तव्य की अवहेलना करना, कर्तव्य की अवहेलना करना इनके लिए साधारण सी बात है। कर्तव्य की अवहेलना करना
साधारण बात है। इसके अलावा बहिर्मुखी की अपने विचारों का प्रकाशन सरलता से आत्मविश्वास के साथ कर लेता है। अपने विचार का प्रकाशन, अपने विचारों का प्रकाशन, अपने विचारों का प्रकाशन सरलता से कर लेते हैं ये, ठीक है। और सरलता और आत्मविश्वास, विशेष रूप से बात है इसमें, आत्मविश्वास के साथ ये अपने विचारों का प्रकाशन कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह अधिक अवसरवादी होते हैं, अधिक अवसरवादी होते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की खास बात होती है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अलावा अब हम आज ये थोड़ा सा इसमें डील करने के बाद अब हम जो पिछले वर्षों में जो प्रमुख रूप से प्रश्न आप लोगों के विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे CTET है, RTET है, REET है, ठीक है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा है और सेकंड ग्रेड है, इनमें जो पूछे गए हैं उन पर अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है, आप लोग अपना नोट करते रहें, कि एक आता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, यह व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आ रहा है कि क्रैशमर, ये विद्वान हुए हैं, कि क्रैशमर ने व्यक्ति को किन प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया है। क्रैशमर ने व्यक्ति को किन प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया है। तो ये प्रमुख कारक जो हैं वो है, एक तो कृशकाय, सबसे पहला है, उसने बताया है कृशकाय, जिसको अपन दुर्बल कहते हैं। कृशकाय है वो दुर्बल, जो कमजोर होता है। एक होता है सुडोलकाय, दूसरा इन्होंने बताया है सुडोलकाय, और एक इन्होंने बताया है गोलकाय, मतलब राउंड शेप बॉडी, फिट बॉडी एंड वीक बॉडी, जिसको लीन एंड थीन भी कहा जाता है। एक चीज जो है व्यक्तित्व मापन के लिए महत्वपूर्ण है, वो है रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट। रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसके लिए एक कथन की बात अपन कर लेते हैं जो बहुत प्रमुख है, कि व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का संकलन है। यह कथन कहा, यह किसने कहा है?
यह कहा है आपके B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने कहा है कि व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का संकलन है। इसके अलावा अहम जिसको बोलते हैं अपन, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं, तो जो अहम है यह निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है। किससे निर्देशित होता है? यह है वास्तविकता सिद्धांत। वास्तविकता सिद्धांत से यह निर्देशित होता है, वास्तविकता सिद्धांत से। अगला प्रश्न है कि टैट, TAT, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थीमेटिक, एक आता है एप्रिसिएशन और फिर टी का आता है टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यह परीक्षण किस विद्वान ने बनाया? टैट जो है वो किस विद्वान ने बनाया? TAT, टैट, यह बनाया है मरे नामक विद्वान ने। ठीक है। अगला है कि अभी अपन ने चर्चा की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, यह जो वर्गीकरण किया, वर्गीकरण अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण, यह किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है हमारे पास में कि ये यंग नामक विद्वान ने किया था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो परीक्षण था वो हमारे इन लोगों ने किया है। एक प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यह है आनुवांशिक प्रभाव। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक आनुवांशिक प्रभाव है। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? और वह है बाधा निराकरण। बाधा निराकरण जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। एक अभी अपन मुरे नामक विद्वान की चर्चा कर रहे थे, जिसकी देखिए ये स्पेलिंग है MURREY। तो इन्होंने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रचा था। उसका जो है विषय आत्मबोधन परीक्षण था। इसका विषय था आत्मबोधन परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण, ये इसमें था। अब बात आती है संतुलित व्यक्तित्व की। संतुलित व्यक्तित्व जो है, संतुलित व्यक्तित्व, ये किसे कहते हैं? बैलेंस पर्सनालिटी। वह व्यक्ति जो कि ईड, ईगो
और सुपर ईगो, ईड ईगो एंड सुपर ईगो, यानी इदम, ईड को कहा जाता है इदम, उसको कहा जाता है परम, और ये है परम अहम, परम अहम, परम अहम। इनके बीच में जो संतुलन स्थापित कर लेता है, क्या स्थापित कर लेता है? संतुलन स्थापित कर ले, वह संतुलित व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। यह अभी अपन बात कर रहे थे ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, परम और परम अहम, ये किस विद्वान ने दिए थे? ये जिस विद्वान ने दिए थे उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने ये दिए थे, सिगमंड फ्राइड नामक की विद्वान ने दिए थे। एक व्यक्ति जो है, जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करके, जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करते हुए देखकर कार्य करना सीख जाता है, कार्य करना सीख जाता है, सीख जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करना सीख जाता है। तो ये जो मैंने अभी चर्चा की है, इसको क्या कहा जाता है? इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है अवलोकन द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, यह कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक इसमें आया है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ये विद्वान थे हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस नामक विद्वान ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगला है कि प्रभावी व स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अगला है प्रभावी व स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह है सबसे पहले कि योग्यता और अभिप्रेरणा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, अभिप्रेरणा का वांछित स्तर
उस विद्यार्थी के पास होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर जो है उसमें कैपेसिटी हो, उसकी योग्यता हो, एबिलिटी हो, और उसमें इंस्पिरेशनल पावर भी हो। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए प्रश्न ये है कि बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए, एक सूत्रीय विकास हेतु माँ बाप को चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए, क्या महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए? सबसे पहले है कि घर में अनुकूल वातावरण बनाए, घर में अनुकूल वातावरण बनाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट कर लें कि यदि आप बच्चे का विकास करना चाहते हैं तो ये हमने लगभग कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को टच किया है। हमारा अगला व्यक्तित्व से रिलेटेड जो पार्ट होगा वो हम उसमें आप सभी को फिर से बताएंगे। इसमें हम आगे आने वाले में हम हमारे जो शेष व्यक्तित्व के जो प्रश्न आए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और सभी आवश्यकता वाले व्यक्तियों के पास पहुंचा रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।